नहीं बनोगे, भागोगे नहीं। जिस प्रकार से गो भक्ति के नाम से कंपनी पीछे से आई और लाखों हजारों लोगों को चूना लगा करके करोड़ों अरबों रुपए लेकर के लोग पार हो गए। तो इसलिए इस भ्रम को आप एक बार हटाएं। ये बताइए इसका मालिक कौन है और इसकी वरीयता क्या है? सभागार में बैठे सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आवाज आ रही है मेरी? स्वामी जी ने अभी जो आपके बीच में से ही आवाज आ रही होगी, क्योंकि पिछले माह हमारे बीच में स्वामी जी पधारे थे और उन्होंने अपने ज्ञान का जो प्राकृतिक खेती में उपयोगिता कैसे होती है उसके ऊपर भी काफी चर्चा की थी। और अभी बहुत सारी बातें जो पहले नहीं बताई थी वो अब बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे विषय में डाल दिया है कि हमारे सभी साथी जो आए हुए हैं वो कैसे निश्चित हों और कैसे कंफर्म हों कि ये कंपनी भागेगी या भागेगी नहीं। तो सर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो संस्था है, जो व्यवस्था है, ये हम सब लोगों की मिलके है। जो कानून के हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो नीति निर्देशन है, जो कंप्लायंस है, वो हमने समय समय पर पूरे किए हैं और जो भी कंप्लायंस ड्यू होंगे उन्हें हम समय पर करते रहेंगे। हर एंगल से कंपनी को, इस संस्थान को 100% लीगल सिचुएशन में रखने का दायित्व हमारा है। लीगलिटी के आधार पर समाज में किसी तरह की कोई आपस में चीटिंग ना कर जाए, कोई हमारे नाम को या स्वामी जी के नाम को या हमारे यहाँ जितने भी भद्र समाज के लोग आए हैं उनके किसी भी नाम पर कोई धब्बा या पट्टा ना लग जाए, इस चीज का हम सभी को बेहद ख्याल रखना होगा। जहां तक कंपनी के पटल का सवाल है, कंपनी के दायित्व का सवाल है, कंपनी कभी भी आपको ये पछतावा पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगी कि हमारे साथ इतने बढ़िया ढंग से छलवा हो गया। हर चीज यहाँ टोटली ट्रांसपेरेंट है। कोई भी साथी, कोई भी हमारा अग्रणी पुरुष ये जान सकता है कि जो कानूनी तौर पर किसी भी कंपनी को दस्तावेजी तौर पर जो जरूरतें होती हैं वो हमारे पास आज तक परिपूर्ण है। अब जी, अब बात आती है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हमारे सभी साथी क्लियर हैं कि हम क्या कर रहे हैं? समझ आप बताइए हम क्या कर रहे हैं? समझ आप क्या कर रहे हैं? आप बता पाएंगे मुझे? मैं अपनी सुना रहा हूँ, वही आप कनेक्ट कर रहा हूँ। सर यहाँ पर अभी तक जितने भी लोग हैं वो अक्सर या तो पहले 3 कंपनियों से अपने आप को चोटिल कर चुके हैं या उनके पटाक्षेत्र में कोई ऐसी चीज है जो भ्रम पैदा करती है कि यहाँ भी ऐसा ही हो रहा होगा और हम उनसे कैसे अलग हैं, ये कैसे कोई अपने आप को छांट पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि हम एक किसान के पास जाके उसकी जरूरत के मुताबिक उसके ही खेत के खंड में उसके पैसे से ही एक खाद उत्पादन करने का एक प्रोजेक्ट उसके खेत पर लगाते हैं। उसकी कितनी उपयोगिता है, कितनी उसकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वो हमें अपने खेत का टुकड़ा देता है तैयार करके और उसमें खेत के टुकड़े के आधार पर कितने बेड उसमें लगेंगे, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, उसकी पर यूनिट, एक यूनिट जो हमारी है स्मॉल यूनिट, वो 25 बेड की होती है। सबको पता है एक छोटी यूनिट हमारी 25 बेड की होती है और 25 बेड या उससे ऊपर अपनी उपयोगिता के अनुसार आप उसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है
आप उसको 500 बेड का करेंगे या 5000 बेड का करेंगे। हम किसान की जमीन पर मात्र 25 बेड जो छोटी यूनिट है वहां से काम शुरू कर देते हैं। किसान को हमें जमीन देनी होती है, अपने पैसे देने होते हैं, वो सुरक्षित कंपनी के खाते में ही पैसे जमा कराता है और उसी कंपनी के खाते से हम उसको सुरक्षा बतौर उतनी ही रकम का अग्रिम एक चेक इश्यू करते हैं, साथ में उस चेक का पूरा ब्यौरा देते हैं। लिखित में कानूनी तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान के और कंपनी के बीच में, ठीक है सर। वो लीगली नोटराइज होता है, किसान को क्या काम करना है, कंपनी को क्या काम करना है, दोनों के दायित्व उसमें लिखे होते हैं। सब लोगों ने पढ़े होंगे, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है जी। ये इसलिए लिखा जाता है कि समय पर जो भी आदमी अपनी जिम्मेवारियों से हटेगा वो समय पर उसको आईना दिखाया जा सके कि आपने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा किया नहीं, ठीक है सर। साथ साथ कानून में भी उसका उपयोग हो सकता है अगर कोई सा भी पक्ष अपनी जिम्मेवारियों से हटता है, तो कानूनी दायरे में भी हम दोनों पूरी तरह से बाध्य हैं। अब बात आती है समाज की उपयोगिता की। कंपनी भागेगी नहीं भागेगी शब्द वहीं पर खड़ा है। हमने आपसे जितनी भी रकम ली थी उतनी रकम को 30 दिन तक की जिम्मेवारी में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक की जिम्मेवारी में हमने सुरक्षा प्रदान की। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमने आपको आपके पैसे के साथ एक सेल्स इनवॉइस बनाया कि हमने आपका इतना पैसा लिया था, आपके प्रोजेक्ट में ये पैसा ऐसे ऐसे करके पूरा हुआ है और अब हम इसका कंप्लीट करने के साथ वाणिज्यिक तौर पर एक इनवॉइस बना रहे हैं जिससे हमारा आपका लेन देन कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब किसान कहता है कि मेरा ही तो मेरे ही मेरे पैसे का तो गोबर हो गया। अब कोई भी आदमी जो जानता नहीं है, जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तो सामान्य तौर पर यही कहे कि भाई मेरे ही खेत में मेरे पैसे का गोबर डाल दिया, मेरे पैसे का गोबर कर दिया, मैं कैसे कंफर्म हूं कि मेरे पैसे मुड़ के आएंगे? यही तो आशंका होती है इंसान। तो उस चीज के लिए हमने पूरी व्यवस्था रखी है कि हम आपके पैसे के बराबर का अपने जिस अकाउंट में आपने हमें पेमेंट दी है उसी अकाउंट को हम आपको अग्रिम चेक दे रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखित कर रहे हैं कि ये चेक नंबर इतना, अमाउंट इतना आपको इस एवज में दिया जा रहा है कि जो आपके खेत में गोबर हुआ था उस गोबर को गोबर ना समझे, ये ऐसा पैसा है जो आपको दिखाई दे रहा है। हम इसी में से पैसा बनाएंगे, किसानों के खेतों को सुधारेंगे, प्रकृति को भी सुधारने का प्रयास करेंगे और हम अपने किसान भाइयों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। अब आर्थिक मदद कैसे हो गई है? उन्होंने जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया हमने उनको उसी महीने से उनकी रकम के बराबर 10% ग्रॉस तरीके से अग्रिम पेमेंट करनी शुरू कर दी कि हम ही आपके यहाँ से खाद और केंचुआ टोटली उठाएंगे, इसके एवज में हम आपको पैसे दे रहे हैं। जैसे कोई आड़ती, हम सारे किसान भाई हैं आड़तियों से जुड़े हुए हैं, सारे आड़ती ऑलमोस्ट किसान की जरूरत पूरा करने के लिए समय समय पर फसल से पहले भी पैसा देते हैं, तो हम लोग भी उसमें अग्रिम तौर पर इसलिए कि ये जो कुछ भी फसल तैयार हो रही है, फसल क्या है हमारी? खाद और केंचुआ। खाद और केंचुए की एवज में हम आपको अग्रिम तौर पर हर महीने 10% ग्रॉस रकम लौटाते हैं। पहले महीने खाद केंचुआ तैयार नहीं होता, दूसरे महीने भी तैयार नहीं होता, तीसरे महीने में आपका खाद और केंचुआ ग्रोथ करता है। 3
3 महीने तक हमने आपकी जो रकम प्रोजेक्ट में लगी हुई थी उसका 30% आपको अदायगी कर दिया। उसके बाद हमने आपके यहाँ से खाद और केचुआ उठा दिया। समझ पा रहे सर? यस। सब लोग सहमत हैं इस बात से? अब इसके बाद जैसे ही हमने खाद केचुआ उठा लिया तो बेड को दोबारा से वो मटेरियल फिर चाहिए, गोबर भी डलेगा, केचुआ भी दोबारा डलेगा, उसकी टेलिंग भी होगी, तो फिर हम दोबारा चौथे, पांचवें, छठे महीने फिर आपको पेमेंट देते हैं। ऐसे ही होता है जी, यानी कि हमारी पेमेंट हर महीने कंटिन्यू आपको जा रही है। जैसे ही 10वें महीने पेमेंट आपके पास चली जाती है तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमने आपके खेत के गोबर में से ही आपके पैसे जोड़ दिए, अब आप हमारा चेक जो हमने आपकी सिक्योरिटी के लिए दिया था उसे कंपनी में वापस जमा कर दीजिए। यहाँ पे किसी को आ सकता है? तो इस स्थिति में आपका पैसा उड़ के आ गया और जितना पैसा आपका था वो पैसा भी आपके ही खेत में प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है। अब आप जीत की पोजीशन में हैं कि आपका पैसा भी आपके घर में है और आपका प्रोजेक्ट भी आपके घर में है। लेकिन हमने वचन दिया था कि हम 24 महीने तक आपको इसी स्थिति में पैसे खाद और केचुए के एवज में एडवांस देते रहेंगे और हर 3 महीने में आपका एक परचेज इनवॉइस बनाते रहेंगे जिससे हमारा पैसा भी आपके पास खड़ा न रहे। जैसे आपका पैसा थी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही हमने इनवॉइस बना के कंप्लीट कर दिया था, ऐसे ही जब हम बाहर उठा रहे हैं आपसे तो हर 3 महीने में आपका एक परचेज इनवॉइस बनाते हैं कि हमने आपके यहाँ से इतना खाद और केचुआ परचेज कर लिया, जो कि हमने अग्रिम तौर पर पैसा दे रखा था उससे उसको सेट ऑफ कर दिया। सेट ऑफ कर दिया मतलब बराबर कर दिया बुक्स में, अब आपके ऊपर वो पैसा खड़ा नहीं है। 24 महीने में आपके पास आप एक प्रोजेक्ट से ही लगभग प्रोजेक्ट की लागत का ज्यादा पैसा आपके पास आ चुका होता है और हमारे सभी किसान भाई 24 महीने में पूरा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके होते हैं। हर किसान जिसने 24 महीने उस प्रोजेक्ट को रन कराया है वो पूरी तरह से पूर्ण प्रशिक्षित हो जाता है, क्योंकि हर 3 महीने में उसके सामने वो आवृत्ति होती है कि कैसे बेड लगते हैं, कैसे खाद तैयार होता है, कैसे केचुए डेवलप होते हैं, केचुए बड़े कैसे होते हैं और उनको कैसे निस्तारण करके दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है सर? अब इस स्थिति में मैं स्वामी जी से यही आग्रह करूंगा कि क्या उनकी शंका का कोई समाधान निकला या मैं उससे आगे बढ़ूं? एक बार समाधान होता है, आपने समाधान सही देना है। एक बार आप बोल दो, आपको तो सही आता है, आपको पसंद हुआ इनकी बात सही है? यस सर, यस। आपके पैसे की सुरक्षा भी जरूरी है और आपका जो मन में विचार है उसके ऊपर भी आपको उत्तर मिलना चाहिए। आप बोलो। सभी भाइयों को राम राम। आवाज थोड़ी कम आई, थोड़ी सी बढ़ा लो। सभी भाइयों को राम राम। स्वामी जी का एक संदेश है आप सभी को हमारे प्रति कि कंपनी ना भागे। क्या सहमत है? यस। नहीं भागनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं भागेगी? अगर आप लोग हमारे साथ खड़े हैं, अकेले हम जिम्मेवार नहीं हैं। आपने पैसा दिया, हमने प्लांट लगा दिया, लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है उस पे केयर टेकिंग की। जब तक आप लोग खड़े हैं मैं उस परम पिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर मान के ये सौगंध खाता हूं कि कंपनी नहीं भागेगी। यस, यस। आप संतुष्ट हो ना? यस। बहुत शुक्रिया एमडी और सीएमडी साहब, आप लोगों ने ये वचन दिया ये भी काम किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात पर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा दोनों का शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद तो जनता जनार्दन के साथ हम मिलकर के रहेंगे।
आजकल छोटी सी चीज खरीदने में पूछा भी गारंटी कितनी है, तो फिर इतना पैसा आप लोग लगा रहे हो गारंटी का। हाँ, अगर आप लोग बैठे बहुत खुशी हुई मुझे, आप लोगों ने परम पिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर को साक्षी नाम देते बड़ी बात है। अब सुनिए सर, अब आते हैं पॉइंट पर। एग्रोनेचर फार्मिंग के द्वारा जो आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये विशेष तौर पर जैविक खेती को ही सब्जेक्ट के रूप में रख करके किया जा रहा है। अब हम अपने सब्जेक्ट पर लौट के आते हैं। आओ, कोई बात है तो बता नहीं, कहाँ से बता रहे हैं? रोज मेरा से सभी किसान भाइयों को और मंच सुकांत को यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। तालियों से मंच का स्वागत करें। मेरा प्रश्न है, जो एमडी साहब यहाँ आए हुए हैं, इस एग्रो फार्मिंग का कौन मालिक है? यह केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव कराया गया है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव कराया गया है? आपका जो प्रोसेस है ऑल इंडिया में है या केवल हरियाणा में है? इस बात का जो आपके पास सर्टिफिकेट आपने गवर्नमेंट से लिया है, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर इन्होंने कहा भी है इसका मालिक कौन है? बात भी सही। अभी पहला सवाल आया है, आज सवालों का एक सिलसिला रहेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, गवर्नमेंट ने व्यवस्था की हुई है कि कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं, उनके यहाँ रजिस्टर कराई जाती है। उसके लिए या तो वो 1% कंपनी होती है जिसको फर्म बोलते हैं, ओपीसी भी कहते हैं, या नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के साथ रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसमें शेयर बाय डायरेक्टर्स, शेयर बाय पब्लिक होते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म है, दो लोग इसके पार्टनर हैं और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार ने जो एमएसएमई आपको दिया गया है कि इससे आप लघु उद्योग और वृहद उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने बीच में उसको कर सकते हैं, उससे हम सर्टिफिकेट और बताएं जी। एमएसएमई के सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन आप साइट पर विजिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स को करेंगे। एमएसएमई, इसको नोट कर लो, वेबसाइट पे इसको सर्च करो, ठीक है। और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है या नहीं है उसको जानो। और कभी आप अपना ये छोटा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़े में करना चाहिए, और बात है आप इसको ध्यान से कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा तो मैं यही जानना चाहता भाई ऑर्गेनाइजेशन है, कितना नंबर है, तो आप इसका इसमें जो न्यूज़ पेपर है साइट पे भी देखें, आप इसकी प्रकाशित करें ताकि इससे, चलो ये हमने मीटिंग की है, मीटिंग में कुछ और मकसद होता है, जागृति तो आती है प्रकाशन में भी, आप पढ़ाई प्रकाशन से पढ़े लोग उसको जानेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बंधुओं, इस प्रकार के प्रश्न मेरे पास पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर रहे हैं। मैंने विचार किया कि बातों को समाज के अंदर हमारे बीच में खुल करके रखना भी चाहिए, होने चाहिए। एमडी साहब, सीएमडी साहब ने कर भी दिए। अब आप लोग इसके ऊपर जितने सहमत हैं उसके अनुसार आप, सीएमडी साहब ने एक बात और भी कही कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जिस प्रकार आप लोग सहयोग करेंगे, आपके साथ मिलकर के ये शानदार उद्यम आगे बढ़ सकता है। और आप जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता भी है कि आप लोग समाज को और ज़्यादा दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीएमडी साहब और एमडी साहब दोनों मिलकर के यहाँ संपर्क भी हुए हैं, प्रतिज्ञाबद्ध भी हुए हैं, शपथबद्ध भी हुए हैं, दोनों ने कहा भी है, इसके ऊपर आप लोग विचार करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैविक खेती। आदरणीय बंधुओं, जैविक खेती से पहले हम लोग थोड़ा साइंस की ओर चलेंगे। साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक पुस्तक एक शास्त्र के रूप में लगती है, रसायन शास्त्र। इसके बारे में आपके बच्चे भली भांति पढ़ रहे होंगे। रसायन शास्त्र में हमें भली भांति ये पढ़ाया जाता है कि रसायन क्या होते हैं। एक शब्द आता है रासायनिक पदार्थ, एक शब्द है जैविक
बंधुओं, रसायन भी संश्लेषित और प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे रसायन हैं जो हमारी जमीन को बांझ बनाने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जैविक खाद के अंदर जो गुण है वो पदार्थ की संरचना, विघटन और पदार्थ की स्थिति को परखने के लिए जिस विधा से हमारे को गुजारा जाता है उस विधा को ही रसायन विधा कहते हैं। रसायन अर्थात पदार्थ की पूर्ण रूप से आंतरिक और बाह्य दोनों जानकारियों को शोध करके प्राप्त करना। तो जैविक खेती के अंदर जिन रसायन प्राकृतिक रसायनों का जिक्र किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए भी, कार्बन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, भूमि के तमाम प्रकार के विकल्पों के लिए अधिकतम आवश्यक है। इन्होंने वेदन के ऊपर लिखा है कि आज नहीं तो कल जैविक खेती ही हल। इस बात को भी नोट करके वास्तव में विचार करके चलना ही होगा कि अगर हम आज रासायनिक पदार्थों जिसमें यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर, डीएपी और इसके साथ साथ अगर आप लोग विचार करके देखेंगे तो कई प्रकार की चाय पत्ती जैसी और भयावह दवाइयां हमारे बीच में कई प्रकार के रैकेट चलाते हुए लोग बेचने का काम कर रहे हैं। हमारी भूमि को उज्जड़ और बंजर बनाने का लोग काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा रैकेट हम सबकी जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। बंधुओं, जिस प्रकार मेडिकल माफिया, जिस प्रकार ड्रग्स माफिया, जिस प्रकार भूमि माफिया, तमाम प्रकार के माफिया लोग लगे हुए दिन प्रतिदिन इस भारत की भूमि और हरियाणा की भूमि को लूट रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इन अंग्रेजी दवाइयों की जो माफिया है, जो रैकेट चला करके हम सब लोगों को लूट रहे हैं, वो कदाचित हमारी बंदूकी के अंदर इस बात की स्थिति में आने कि हमारी जमीन बंजर हो गई है। पंजाब के हालात आप लोग देखेंगे तो पंजाब के अंदर कई सारे गांव के गांव खाली हो गए। वहां की धरती इतनी कठोर हो गई है कि वहां पर बीजारोपण नहीं हो पा रहा है, वहां पर बीज अंकुरण नहीं हो रहा है, प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, फसलें आनी बंद हो गई है। बंधुओं, हाथ जोड़ करके आप लोगों को झोले फैला करके निवेदनात्मक ढंग के साथ इस बात की भिक्षा में मांग रहा हूँ, इस माँ भारती को, इस भूमि को, इस धरती को समय रहते हुए बचाने में जिस प्रकार आप लोग कार्य कर रहे हैं, इतनी संख्या और लोगों की बढ़ाएं। आओ हम मिलकर विचार करें, पहले हम आप सुधरे फिर औरों का सुधार करें, पहले हम खुद जैविक खेती को बढ़ावा दें, फिर औरों को भी बढ़ावा देने के लिए साथ में तैयार करें। इस मुहिम को आप लोग आगे तक लेकर चले। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। सन्यासी को इन चीजों से क्या लेना देना, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं आज यहाँ पर कोई थोड़ा सा साइंस की ओर चले। ये ईंट हर एक पट्टे के ऊपर होती है और ये वो ईंट है जो कभी आग के संपर्क में नहीं आएगा, और ये वो ईंट है जो आग के संपर्क में आकर के वही कच्ची ईंट पक्की बन गई। ठीक है, इस बात को देखो, थोड़ा सा सोचेंगे। एक आधा भाई के बीच में किसी को ये होगा भाई मैं गलत बोल रहा हूँ तो बेशक दूर करके बाहर भी जा सकता है, बीच में सोचना या पता चला। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 5-10 मिनट थोड़ा सा विचार करके हम लोग इस चीज को लेकर के हर घर तक जा रहे हैं कि भाई अपनी भूमि को बचाओ। थोड़ा सा इस अभियान में आप लोगों ने जितना कुछ किया है तो नमन करने के लिए थोड़ी शांति भी बनाए। तो जो ये कच्ची ईंट है, ये वही ईंट है, वही मिट्टी है जो हमारे खेतों में हो रही है। और जब बंधुओं इस मिट्टी को हम लोगों ने एक सांचे में ढाल करके परिपक्व पकाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए ईंट के अंदर आग लगा करके जब प्रयास किया तो ये पत्थर के तैयार हो। बंधुओं, इस कच्ची ईंट को अगर आप पानी की शरण में भेज देंगे तो ये पानी में जाकर के घुलनशील होकर के घुल जाएगी और इस मिट्टी के अंदर बीजारोपण हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, इसके अंदर बीजारोपण नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा साइंस को आप समझेंगे। बंधुओं, ये पक्की कैसे आग के संपर्क में आने से। अब मेरे पास एक पुस्तक है, इन ईंटों के बाद आप इस पुस्तक को देखिए। ये जितने इस पुस्तक के पेज हैं इनको आप एक कुछ मिनट के लिए भूमि समझिए। ये जितने पेज हैं इसको आप जमीन समझिए और इसके ऊपर वाले पेज को आप भूमि की ऊपरी परत समझिए। ये जो इसका पेज है इसको आप भूमि की ऊपरी परत समझिए। हम लोग जो अपने खेतों के अंदर जमीन को बांझ बनाने के लिए तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थों का जो प्रयोग कर रहे हैं और